Hello students, welcome to Excellence Classes Way of Learning. Today we are going to discuss about the classification of crystalline solids. Classification of crystalline solids. And this classification is based upon the nature of intermolecular forces existing in the solids. This is the classification of crystalline solids. In part 1, we have already discussed about the classification of the crystalline solids on the basis of the arrangement of the constituent particles that may be orderly or irregular way, that may be regular or irregular, and this classification is based upon the nature of intermolecular forces existing in the solids. किसी भी सॉलिड में किस टाइप का इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, इस बेस पे हम अब क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे, स्टडी करेंगे. एंड दिस क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एग्जिस्टिंग इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और अर्लियर क्लास में जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था दैट इज़ बेस्ड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. So this is on the basis of the intermolecular forces existing in the crystalline solids, and on these bases there are four types of crystalline solids. The first one is molecular solids. The second one is ionic solids. The third one is metallic solids, and the fourth and the last, this is the metallic solids, and the fourth is and the last is कोवेलेंट सॉलिड्स. तो फोर टाइप्स हुए स्टूडेंट्स, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स. कोवेलेंट को हम नेटवर्क सॉलिड्स भी कहते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स. एंड दीज आर फोर टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ द दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. एंड मॉलिकुलर के आपके थ्री टाइप्स हैं. मॉलिकुलर सॉलिड्स को आपने थ्री टाइप से क्लासीफाई किया है. द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. Non-polar molecular solids. The first sub classification of the molecular solids, non-polar, and the second is polar molecular solids. The second is polar molecular solids, and the last one and the third is hydrogen bonded molecular solids. So students, on the basis of intermolecular forces फोर टाइप्स हैं, मॉलिकुलर, आयनिक, मेटालिक एंड कोवेलेंट और नेटवर्क. और मॉलिकुलर सॉलिड्स को आपने थ्री टाइप से क्लासीफाई किया है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स. सो नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मॉलिकुलर सॉलिड्स. अब हम मॉलिकुलर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे कि मॉलिकुलर सॉलिड्स क्या हैं और इसमें किस टाइप का इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है. सो मॉलिकुलर सॉलिड्स में सिंपली दीज आर क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. ये आपके क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस. ये क्या हैं? क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं. मॉलिकुलर सॉलिड्स आर ऑल्सो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स. और जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो मॉलिक्यूल्स होंगे. अब बिकॉज स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल्स हैं, इसी वजह से इसका नाम है, दैट्स वाई द नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स इज मॉलिकुलर सॉलिड्स. बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स, दैट्स वाई वी कॉल दी सॉलिड्स मॉलिकुलर सॉलिड्स. और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि हम इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई डिस्पर्सन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस. ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स, वो आपका वीक डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है, डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है, और लंदन फोर्स. डिस्पर्सन फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं. कॉमा डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, और देयर में बी हाइड्रोजन बॉन्ड. तो यहाँ मॉलिकुलर सॉलिड्स के लिए मेनली थ्री टाइप्स के इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं आपके, डिस्पर्सन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड. The last one is hydrogen bond. So these are the molecular solids, and these type of intermolecular forces exist in these solids.
These molecular solids are classified into 3 types. ये जो molecular solids हैं इनको भी हमने 3 टाइप से क्लासीफाई किया है स्टूडेंट्स, और इनके जो सब डिविजन पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, उनको अब हम स्टडी करेंगे. What are the 3 parts of the molecular solids? The first one is non-polar molecular solids. The first type of the molecular solid is non-polar molecular solids. So यहाँ हम non-polar molecular solids को डिटेल में स्टडी करेंगे. What type of intermolecular forces exist particularly in non-polar molecular solids and examples of these solids. These are those crystalline substances. ये जो आपके non-polar molecular solids हैं, these are those crystalline substances in which the constituent particle are either atoms. स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं जो पर्टिकुलरली नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, तो यहाँ जो मॉलिक्यूल्स होंगे आपके और जो कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होंगे आर आइदर एटम्स. वो आपके एटम्स भी हो सकते हैं, लाइक दोज ऑफ नोबल गैसेस. पर्टिकुलरली सिर्फ नोबल गैसेस की बात होगी. सो दीज आर दोज क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस इन विच द कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स आर आइदर एटम्स लाइक दोज ऑफ नोबल गैसेस. अब नोबल गैसेस में क्या आ जाएंगे? हीलियम, नियोन, आर्गन एट्सेट्रा. ये सारे जो एटम्स हैं आपके नोबल गैसेस के लिए पर्टिकुलरली, दीज आर नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ये तो हम गैसेस की बात कर रहे हैं, आइदर एटम्स लाइक दोज ऑफ द नोबल गैसेस और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो मॉलिक्यूल्स में पर्टिकुलरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को हम लेंगे और एटम्स में सिर्फ नोबल गैसेस की बात की गई है. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं? दीज में बी H2, Cl2, I2, CCl4 etc. These all are non-polar molecules and these will all form non-polar molecular solids. In these solids, the atoms or molecules are held by weak dispersion forces और London forces. स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो सॉलिड्स हैं इनमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस इंटरमॉलिकुलर फोर्स से अटैच होंगे. सो इन दीज सॉलिड्स एटम और मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक डिस्पर्सन फोर्सेस, और वीक डिस्पर्सन फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस भी कहते हैं स्टूडेंट्स. सो mainly weak dispersion forces or London forces exist in non-polar molecular solids. So simply non-polar molecular solids में ये चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे weak dispersion force होगा. अब हम ये non-polar molecular solids के लिए हम characteristics की बात करेंगे. What are the important characteristics for the non-polar molecular solids? These solids have फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं इनके लिए फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे स्टूडेंट्स, एंड वी हैव टू डिस्कस दिस नाउ. द फर्स्ट वन इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स इज दे हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स. द सेकेंड इज दे आर जनरली सॉफ्ट. ये जो नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं आपके इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा और ये जनरली सॉफ्ट होंगे स्टूडेंट्स. द थर्ड पॉइंट इज दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होंगे. दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे. सो सिंपली इसका रीज़न क्या है? वाई दीज सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज they consist of neutral molecules in solid as well as molten state. ये जो आपके solids हैं ये molecules consist करते हैं, and what type of molecules students? Neutral molecules in solid as well as molten state. हम molten को dissolved भी कह सकते हैं as well as molten, dissolved state. And these are the very important characteristics of these non-polar molecular solids. Example में solid helium, solid argon, solid hydrogen. These are the examples for the inert gases की जो हमने बात की थी वो आपके non-polar molecular solids में आते हैं. Solid hydrogen. And the last is solid CO2. And I2 भी ले सकते हैं.
etc. These all are the examples of the non-polar molecular solids. So now we come to know that non-polar molecular solids consist London forces or weak dispersion forces. सिंपली नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज द लंदन फोर्सेस, वो आपका लंदन फोर्सेस है और हम इसको वीक डिस्पर्सन फोर्सेस भी कहते हैं. तो हम इसको अंडरस्टूड करेंगे कि व्हाट इज द लंदन फोर्स. ये मोमेंट्री फोर्स है एंड दैट इज टेम्परेरली डेवलप्ड इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. तो स्टूडेंट्स यहाँ हम एच ई एटम का एग्जाम्पल ले रहे हैं. हीलियम जो हमारी इनर्ट गैस है, हीलियम एटम का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और उसमें हमने ये कंसिडर किया कि किसी भी एच ई एटम में मोमेंट्री डाइपोल आपका डेवलप हो जाता है. मोमेंट्री डाइपोल इन एच ई एटम. सो मोमेंट्री डाइपोल की वजह से पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव चार्ज भी डेवलप हो जाएंगे. और ये जो मोमेंट्री डाइपोल किसी एक एटम में आपका प्रोड्यूस हुआ है, डेवलप हुआ है, दैट विल इंड्यूसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इंड्यूसेस द चार्ज इन अनदर एच ई एटम. ये जो आपका वन एच ई एटम है जिसमें मोमेंट्री डाइपोल आया है, ये अपने नाइबरिंग एच ई एटम में चार्ज को इंड्यूस करा देगा. जैसा कि फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ, इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल इन एच ई एटम. सो वी आर गोइंग टू शो हेयर द वीक डिस्पर्सन फोर्सेज और लंदन फोर्सेज इन सॉलिड एच ई. हम यहाँ पे सॉलिड एच ई में वीक डिस्पर्सन फोर्सेज को शो कर रहे हैं. तो मोमेंट्री की वजह से दूसरे जो एच ई एटम था उसमें इंड्यूस डाइपोल आपका इंड्यूस हुआ है. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लंदन फोर्सेस. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. अब हम पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे. इट इज़ द सेकेंड टाइप ऑफ द मॉलिकुलर सॉलिड्स. मॉलिकुलर सॉलिड्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया था स्टूडेंट्स. तो ये सेकेंड आपका पार्ट है मॉलिकुलर सॉलिड्स का, पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. दीज कंप्राइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो आपके पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं, दीज कंप्राइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स. स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको ये अंडरस्टूड करना है कि यहाँ पे मेनली पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, मतलब उस बॉन्ड में पोलैरिटी होगी, चार्ज होगा. एंड ये आपका सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो उस मॉलिक्यूल में, तभी वो पोलर होगा. तो यहाँ हम एग्जाम्पल अगर लेंगे तो सॉलिड HCl, सॉलिड SO2, सॉलिड NH3. अब तीनों ही एग्जाम्पल्स में Cl है आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सेकेंड में आपका ऑक्सीजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड आफ्टर देन नाइट्रोजन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जिस मॉलिक्यूल्स में है उनको हमने लिया है एग्जाम्पल में. दीज आर द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स, ऑल आर पोलर मॉलिक्यूल्स. एज वी नो द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर बाई फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. So the main important thing in the molecules in such solids are held together by dipole forces. क्योंकि ये चीज़ हमें पता है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंट्रैक्शन रहता है स्टूडेंट्स, वो डाइपोल इंट्रैक्शन रहता है. So the molecules of these solids are held together by dipole इंट्रैक्शंस. इन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स में जो इंट्रैक्शन होगा फोर्सेस का, वो डाइपोल इंट्रैक्शंस होगा स्टूडेंट्स. नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन करेंगे. द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दी सॉलिड्स आर ऑल्सो सॉफ्ट. ये जो सॉलिड्स हैं आपके, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं स्टूडेंट्स. दी सॉलिड्स आर ऑल्सो सॉफ्ट एंड दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सो स्टूडेंट्स दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स कि ये सॉफ्ट हैं एंड नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं. The second is these have low melting point and boiling point. इनका जो melting point और boiling point होता है ये भी स्टूडेंट्स काफ़ी लो होता है. So these have low melting point and boiling point. But यहाँ एक important point है, but their melting point and boiling point are higher than those of non-polar molecular solids. ये जो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स, इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है ये आपका हायर होता है इन कंपेयर टू द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स. सो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ क्या गेन हुआ है स्टूडेंट्स कि दीज हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स.
और यहाँ पे जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है फॉर द केस ऑफ पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स दैट इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, जो कि आपका पोलर मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि पोलर अगर मॉलिक्यूल है, अब यहाँ इसको अंडरस्टूड करेंगे लाइक HCl, तो HCl में Cl पार्शियली नेगेटिव गेन करेगा चार्ज को और H पार्शियली पॉजिटिव। सो बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। दिस इज द डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। एंड Cl पे नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज है एंड H पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन। सो दिस इज इन द पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स। Now students, the third one is hydrogen bonded molecular solids. Molecular solids को हमने 3 टाइप्स में क्लासीफाई किया था एंड द थर्ड वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स। तो हम इनको अंडरस्टूड करेंगे, जैसा कि इसका नेम है हाइड्रोजन बॉन्डेड, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सच सॉलिड्स, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स की बात कर रहे हैं हम, the molecules of such solids contain hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड्स इनमें होगा बिटवीन देम। ये जो सॉलिड्स हैं इनमें क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन देम। यहाँ हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो हम लेंगे सॉलिड वाटर का, बिटवीन देम। सो वेल नोन एग्जाम्पल है आपका वाटर, बट क्योंकि हम यहाँ सॉलिड पढ़ रहे हैं तो हमने सॉलिड फॉर्म को कंसिडर करना है। सॉलिड वाटर इट मीन्स आइस। This is the example of hydrogen bonded solid. Now come on the characteristics of hydrogen bonded molecular solids. So characteristics में नंबर 1 जो आपका है that is they are volatile liquids. ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं स्टूडेंट्स, दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स। सिंपली आपके वॉलेटाइल लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हुए होंगे। सो these are volatile liquids or soft solids, but the condition is under room temperature and normal pressure. आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए नॉर्मल होना चाहिए एंड प्रेशर भी आपको नॉर्मल रहना चाहिए। सो दीज आर वॉलेटाइल लिक्विड्स और सॉफ्ट सॉलिड्स, क्योंकि वॉलेटाइल लिक्विड से हमने कन्वर्ट किया होगा सॉफ्ट सॉलिड में, दैट्स वाई वी राइट दिस। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन एंड एट द रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल प्रेशर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकेंड वन इज दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो आपके हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड्स हैं दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर्स होंगे स्टूडेंट्स। एंड फर्दर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली हाइयर, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है स्टूडेंट्स, एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्ड है अगर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी आपका जनरली हाई हो जाएगा। And this melting point and boiling point are generally higher than those of the non-polar molecular solids and polar molecular solids. जो फर्स्ट 2 टाइप थे आपके मोलिकुलर सॉलिड के, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड जिसमें आपका लंदन फोर्स था इंटरमोलिकुलर फोर्स में, और पोलर मोलिकुलर सॉलिड और जिसमें आपका क्या था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, उन दोनों से ही आपका यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा वो जनरली हायर होगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ the hydrogen bonded molecular solids. Now we are going to discuss the second one, ionic solids. अब हम यहाँ पे ionic solids को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो ionic solids में कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सिंपली ये हम डिस्कस करेंगे। These consist of पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। आयनिक सॉलिड्स की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है कि यहाँ नेगेटिव आयन होंगे और पॉजिटिव आयंस होंगे। सो दीज कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस। यहाँ पे जो आयनिक सॉलिड्स हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होंगे, एंड दीज आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर। दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर थ्रू आउट द सॉलिड। पूरे सॉलिड में नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आपके अरेंज्ड होंगे और एक प्रॉपर मैनर होगा, एंड इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट्स में ऑफ दिस solid state throughout the solid, and the ions are held together by a strong intermolecular force of attraction। और ये जो ions हैं these ions are held together by a strong coulombic, हम भी कह सकते हैं इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है, स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक कह सकते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग कूलोम्बिक फोर्सेस हम कह सकते हैं, और
electrostatic forces of attraction. So this is very important. What type of interaction exist in this solid? तो ionic solid में आपका क्या है? Electrostatic force of attraction है. So this is all about ionic solids. Now we are going to discuss the characteristics of the ionic solids. अब हम characteristics की बात करेंगे स्टूडेंट्स. So जो आपका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है? These are hard and brittle. क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनमें और ये आपके हार्ड एंड ब्रिटल होंगे. दीज आयनिक सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल एंड बिकॉज देयर लाइज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, सो दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. क्योंकि स्टूडेंट्स इनमें बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, दैट्स वाई दीज हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे चलेंगे स्टूडेंट्स. दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, बट एक कंडीशन है, दीज आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते बिकॉज सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड स्टेट में द आयंस आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड स्टेट. बट इन मॉल्टन स्टेट, अगर हम मॉल्टन स्टेट की बात करेंगे, दीज कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. मॉल्टन स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं बिकॉज मॉल्टन स्टेट में आयंस आर फ्री टू मूव. These can conduct electricity in molten state because ions are free to move in molten form. Molten form में ions, ionic solids के जो ions हैं वो आपके free होते हैं move होने के लिए. That's why in molten state these are good conductors of electricity. Third characteristics की बात करेंगे students. These have high enthalpies of vaporization. जो आयनिक सॉलिड्स हैं इनका जो enthalpies of vaporization है that is very high students. enthalpy of vaporization जो होगा वो बहुत ज़्यादा हाई होगी for these ionic solids. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे. आयनिक क्रिस्टल्स आर soluble in water. आयनिक हैं स्टूडेंट्स और ये आपके वाटर में soluble होंगे एंड इन अदर पोलर सॉल्वेंट्स ऑल्सो. जो भी पोलर सॉल्वेंट हैं उनमें भी ये soluble होंगे बिकॉज बाय द रूल like dissolves like and in other polar solvents, but these are insoluble in non-polar solvents, but are insoluble in non-polar solvents. जो non-polar solvents हैं उनमें ये insoluble होंगे. So non-polar solvents में we can take benzene, carbon disulfide, CCl4. These are all non-polar solvents और इनमें आपके आयनिक क्रिस्टल्स इनसॉल्युबल होंगे स्टूडेंट्स बिकॉज दीज आर नॉन पोलर. आयनिक सॉलिड्स के एग्जांपल्स की बात करेंगे. दीज आर NaCl, KCl, CaCl, LiF, Na2SO4, KNO3 and etc. Na2SO4 and the last one is KNO3, sodium sulfate and potassium nitrate etc. The third type of the solids आर मेटेलिक सॉलिड्स. अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मेटेलिक सॉलिड्स को. मेटेलिक सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स. इन मेटेलिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स. स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स कि मेटेलिक सॉलिड्स में आपके कौन से पार्टिकल्स हैं. तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आपके पॉजिटिव आयंस होंगे विच आर कॉल्ड कैर्नल्स. इन मेटेलिक क्रिस्टल्स द कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव आयंस. जो मेटल है वहाँ पे मेटेलिक आयन होंगे और मेटेलिक पॉजिटिव आयंस होंगे विच आर कॉल्ड कैर्नल्स. पॉजिटिव आयंस विच आर कॉल्ड कैर्नल्स. तो जो मेटल्स के मेटेलिक पॉजिटिव आयंस होंगे उनको हम क्या कहेंगे? कैर्नल्स कहेंगे. और ये किस तरह बने हैं कैर्नल्स? कैर्नल्स, दीज पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटेलिक आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. जो मेटल एटम्स हैं आपके वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे एंड देन दे विल बी कन्वर्टेड टू द पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस और उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कैर्नल्स. दीज पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस आर फॉर्म्ड बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन. ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस में कन्वर्ट होंगे और उन्हीं को हम क्या कहेंगे? कैर्नल्स कहेंगे. सो स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके लूज होकर फ्री हुए हैं, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन
मेटेलिक क्रिस्टल और इन मेटेलिक लैटिस। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आपके पूरे मेटेलिक लैटिस के लिए फ्री होंगे। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव इन मेटेलिक क्रिस्टल और लैटिस इन द सेम वे। बिल्कुल उसी तरह से ये लैटिस में फ्रीली मूव कर सकते हैं इन द सेम वे एज वाटर इन द सी। जिस तरह समुद्र में पानी आपका मूव कर सकता है पूरे समुद्र में, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी आपके फ्रीली मूव करेंगे पूरी मेटेलिक लैटिस में इन द सेम वे एज वाटर इन द सी। सो these free electrons are called sea of mobile electrons। तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? sea of mobile electrons। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का सी कहते हैं। और सिंपली इन इलेक्ट्रॉन्स और कैर्नल्स के बीच में, कैर्नल्स आपके पॉजिटिव आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके नेगेटिवली चार्ज हैं, इनके बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। समटाइम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका आयनिक में एग्जिस्ट करता है तो क्या मेटेलिक में भी एग्जिस्ट करेगा? तो आप कहोगे यस, इन मेटेलिक सॉलिड्स देयर आर ऑल्सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो सिंपली हम यहाँ ये कह सकते हैं द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस। अब सिंपली मेटल आयंस की बात कर रहे हैं, फोर्स आपका प्रेजेंट होगा, मेटेलिक सॉलिड्स हैं, दैट इज मेटेलिक बॉन्ड। आप सिंपली इस तरह से कह सकते हैं द फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मेटल आयंस आर मेटेलिक बॉन्ड। जो आपका फोर्स प्रेजेंट होगा मेटल आयंस में वो आपका मेटेलिक बॉन्ड होगा। नाउ कम ऑन द कैरेक्टरिस्टिक। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे फॉर द मेटेलिक सॉलिड्स। तो द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज they are good conductors of heat and electricity। ये जो आपके metallic solids हैं these are good conductors of heat and electricity। ये heat और electricity के बहुत अच्छे conductor होंगे as you know, as you studied in your last class। The second characteristic is they have metallic luster and color in some cases। metallic luster होता है, sometimes color भी होगा, ब्रास है, ब्रोंज है, प्रॉपर कलर शो करेंगे। एंड अदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, दीज आर डक्टाइल, दीज आर मैलिएबल, वेरी इंपॉर्टेंट। सो यहाँ कलर की बात कलर इन सम केसेस। थर्ड पॉइंट इज दे हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। दे हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होगी मॉडरेट होगी। सो दीज आर फॉर द मेटेलिक सॉलिड एंड दीज हैव मॉडरेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। And the last one is they may be hard as well as soft। so metallic आपके hard भी हो सकते हैं and soft भी हो सकते हैं। they may be hard as well as soft। so these are the characteristics, 4 characteristics of the metallic solids। an example में हम nickel, copper, zinc, alloys कोई भी ले सकते हैं। these all are the metals or the metallic solids, copper, zinc, alloys and brass, bronze, whatever etc। Now students, the fourth one is covalent solids, and these covalent solids are also called network solids। covalent solids को हम network solids भी कहते हैं students, क्योंकि throughout the solid आपके covalent bond रहते हैं, that's why we call them network solids also। in these solids the constituent particles are non-metal atoms। ये जो covalent solids का हम डिस्कशन कर रहे हैं इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं आपके वो नॉन मेटल एटम्स होते हैं स्टूडेंट्स। सो एंड दीज नॉन मेटल एटम्स आर लिंक्ड टू ईच अदर बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो सिंपली दीज आर नॉन मेटल एटम्स विच आर लिंक्ड टू एडजेसेंट एटम बाय द कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये जो आपके कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं नॉन मेटल्स हैं, और हमने पता है ये चीज़ कि नॉन मेटल टू नॉन मेटल के बीच में आपका कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एडजेसेंट एटम लिंक होगा बाय द कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोवेलेंट बॉन्ड जो होंगे आपके थ्रू आउट द क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में होंगे। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थ्रू आउट द क्रिस्टल आपके कोवेलेंट बॉन्ड है, दैट्स वाई वी कॉल देम नेटवर्क सॉलिड्स। एंड ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क है, देयर इज ए कंटिन्यूअस नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड का जो नेटवर्क है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। इट मीन्स सिंपली वन नॉन मेटल एटम अटैच टू द अनदर नॉन मेटल एटम बाय द एडजेसेंट to the adjacent atom by the covalent bond। so there is a continuous network of the covalent bonds forming a giant 3D structure। एक बहुत बड़ा
जाइंट बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बन जाता है। सो दैट्स वाई दी सॉलिड्स आर ऑल्सो कॉल्ड द जाइंट मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स कहते हैं, क्योंकि जाइंट 3D स्ट्रक्चर बन जाएगा स्टूडेंट्स, और अगर जाइंट स्ट्रक्चर 3D स्ट्रक्चर बना है तो हम इनको जाइंट मॉलिक्यूल्स भी कहेंगे। और नेटवर्क सॉलिड्स भी हम किनको कहते हैं, बिकॉज देयर इज ए कंटिन्यूस नेटवर्क ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड का कंटिन्यूस नेटवर्क है। सो दैट्स वाई वी कॉल दी सॉलिड्स नेटवर्क सॉलिड्स। सो टू नेम्स हो गए स्टूडेंट्स, जाइंट मॉलिक्यूल्स और नेटवर्क सॉलिड्स। एंड ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं इस कोवेलेंट सॉलिड्स में और नेटवर्क सॉलिड्स में, these covalent bonds are very strong bonds and formed by the sharing of electrons. These are strong and directional in nature. Covalent bonds are strong and directional in nature. ये आपके strong होते हैं and directional होते हैं nature में. So this is very important point about the covalent bonds. Now characteristics की बात करेंगे students हम, the characteristics of the network solids or covalent solids. The first characteristic is the covalent crystals are hard. ये जो आपके covalent crystals हैं students, ये hard होते हैं, crystals are hard and these have high melting point. इनका जो melting point होता है वो high होता है and these may even decompose before the melting. ये आपके melting point से पहले भी decompose हो सकते हैं, यहाँ possibility है। सो कोवेलेंट क्रिस्टल्स आपके हार्ड होंगे और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, बट समटाइम्स दीज में ऑल्सो कैन बी डिकम्पोज बिफोर द मेल्टिंग पॉइंट से पहले भी आप इन्हें डिकम्पोज करा सकते हैं। एंड द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। एंड दीज आर इंसुलेटर्स, ये जो आपके कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स हैं ये आपके इंसुलेटर्स होते हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑफ नॉन कंडक्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। एग्जाम्पल हम लेंगे कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स का, तो मेनली इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे आएंगे। डायमंड में आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ग्रेफाइट में आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, दिस इज ग्रेफाइट sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सो दीज ऑल आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी यहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इज क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज को आपने डिस्कस किया था, परफेक्टली ऑर्डर्ड होता है, SiO2 क्रिस्टलाइन है। एंड बोरोन नाइट्राइड हमारा कोवेलेंट है, Bn एटसेट्रा। These all are the examples of the covalent solids, network solids और giant molecules. ग्रेफाइट के लिए हम यहाँ पे एक चीज़ कह सकते हैं, ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट है आपका जो आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, एक्सेप्शनली आपका एक्सेप्शन है। अभी हम यहाँ इसको भी डिस्कस करेंगे, वाई द ग्रेफाइट हैव द एबिलिटी टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम्स ऑन द ग्रेफाइट। इन ग्रेफाइट कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स। अगर आप ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं, और ग्रेफाइट मैंने आपको बताया दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और यहाँ जो कार्बन एटम्स होंगे दिस कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में, यानी कि सिंपली ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होगा स्टूडेंट्स, इन डिफरेंट लेयर्स कंसिस्टिंग हेक्सागोनल रिंग्स। तो यहाँ ग्रेफाइट में आपके पास हेक्सागोनल रिंग्स होंगे स्टूडेंट्स। व्हाट टाइप ऑफ रिंग्स, हेक्सागोनल रिंग्स। सो ग्रेफाइट में लेयर्ड स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल रिंग्स हैं, एंड इन दीज लेयर्स, ये जो लेयर्स हैं इनमें पर्टिकुलरिटी क्या है, ईच सी एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड। हर एक जो कार्बन एटम होगा आपका वो कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा, क्योंकि कोवेलेंट सॉलिड है हमारा ग्रेफाइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा हर एक सी एटम। बट किससे, सी एटम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड टू 3 अदर नाइबरिंग सी एटम, 3 अदर नाइबरिंग सी एटम से कोवेलेंटली बॉन्डेड होगा बाय द सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि हेक्सागोनल रिंग है स्टूडेंट्स और इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर है, तो हर एक जो कार्बन एटम होगा वो आपके 3 अदर नेबरिंग सी एटम से बाय द सिंगल बॉन्ड अटैच होगा इन द सेम लेयर। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बाय द सिंगल बॉन्ड अटैच हो रहा है, हर एक कार्बन एटम आपका अटैच हो रहा है 3 अदर नेबरिंग सी एटम से बाय द सिंगल बॉन्ड्स इन द सेम लेयर। उसी लेयर की बात कर रहे हैं हम, उसी लेयर में 3 अदर से अटैच होगा, तो तभी हेक्सागोनल रिंग का फॉर्मेशन होगा। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच कार्बन एटम इज प्रेजेंट बिटवीन द लेयर्स, और सिंपली बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच सी एटम इज प्रेजेंट, जो हर एक कार्बन का, क्योंकि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 4,
एटॉमिक नंबर 6 2,4। तो आउटर मोस्ट में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 तो आपके सिंगल बॉन्ड से अटैच हो गए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, बट फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच सी एटम इज प्रेजेंट बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स। वो फ्री होगा, लेयर्स के बीच में आपका फोर्थ इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है बिटवीन द डिफरेंट लेयर्स एंड इज फ्री टू मूव अबाउट। और ये आपका फ्री होता है मूव होने के लिए, एंड इज फ्री टू मूव अबाउट, ये आपका फ्री होता रहेगा लेयर्स के बीच में। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स, अब क्योंकि लेयर्स के बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स आपके फ्री हैं, जो कौन से हैं, फोर्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द ईच सी एटम। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द layers, the graphite can conduct the electricity। सिंपली हमने क्या अंडरस्टूड किया कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन आपका बिटवीन द लेयर्स फ्री है, एंड दिस विल मेक द ग्रेफाइट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी। दैट्स वाई ग्रेफाइट कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द लेयर्स। एंड ये जो लेयर्स हैं, द लेयर्स इन द ग्रेफाइट स्ट्रक्चर आर held together by, अब यहाँ कौन सा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द लेयर्स इन द ग्रेफाइट। सो दीज लेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और लेयर्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है स्टूडेंट्स, वो आपका वॉन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है इन ग्रेफाइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द ग्रेफाइट। एंड ग्रेफाइट आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी कि ग्रेफाइट क्योंकि कार्बन आपका 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो 3 सिंगल बॉन्ड्स यहाँ बन रहे हैं, 3 सिग्मा बन रहे हैं, तो 3 सिग्मा इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ हमने क्या इसका हेक्सागोनल रिंग्स शो कर दिए हैं, लेयर्ड फॉर्म कर दिए हैं, दीज आर द लेयर्स, और लेयर्स आपके अटैच्ड हैं बाय द वॉन डर वाल्स फोर्सेस, एंड दिस इज द ग्रेफाइट विच कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके स्टूडेंट्स।